हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 8th क्लास की हिस्ट्री। और ये लास्ट है और सभी वीडियो बना चुके हैं और लास्ट है, परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न फंसते हैं 8th क्लास की हिस्ट्री से। और हिस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा आते ही हैं, इसलिए हिस्ट्री को तो ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी भी है, इसमें बहुत चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे और हार्ड भी बोलते हैं और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। और 8th में से बहुत सारे पिछले साल जो 2000 पिछले साल नहीं, इसी साल में जब 8 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो इसीलिए जितने भी नोट्स दिया हूँ ना वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न बहुत आते हैं, आए भी हैं। और ऐसे नहीं, मेरे 49 आए हुए हैं एसएसटी में, तो ये ज़रूर देखना है आपको। ठीक है, और थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दोगे तो आपका भी बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। तो जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का जो काम है वो किसने सौंपा? तो रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा। ठीक है, रेनेल ब्रिटिश साम्राज्य के वर्चस्व को स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शों को महत्वपूर्ण मानता था। जो रेनेल है वो ब्रिटिश साम्राज्य के वर्चस्व को स्थापित रखने की प्रक्रिया में नक्शा जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। यदि बोले बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल और बॉम्बे और मद्रास ये शामिल हैं। ठीक है, तो जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसके तहत बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये शामिल है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक है, तो उस समय ये 3 थे जो शामिल हुए थे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग बना था। ठीक है, और 1833 चार्टर एक्ट, यदि बोले चार्टर एक्ट कब आया तो 1833 में आया और इसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग बना। ठीक है, फिर है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि पूछ ले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कौन था तो विलियम बेंटिंग। ठीक है, और 1833 चार्टर एक्ट के तहत। फिर 1858 में पहला वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग था। यदि पहला वॉयसराय पूछ ले तो 1858 में लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। ठीक है, तो जेम्स मिल जो था स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था और राजनीतिक दार्शनिक भी था। उसने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो यदि बोले जेम्स मिल स्कॉटलैंड ने क्या लिखा तो उसने ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। या फिर पूछ ले ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड ने लिखी। ठीक है, 3 भागों में इसको बांटा है। ठीक है, किसको? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक को 3 भागों में बांटा है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल, तीसरा ब्रिटिश काल। तो ये 3 भागों में बांटा गया इस पुस्तक को, ध्यान रखिएगा इनके नाम, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ओके, 1817 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक 1817 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, औपनिवेशिक का तात्पर्य क्या है? तो किसी देश की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया में बदलाव करना ही औपनिवेशिक कहलाता है। ठीक है ना, तो किसी देश की राजनीतिक या आर्थिक या सांस्कृतिक प्रक्रिया में बदलाव करना ही औपनिवेशिक कहलाता है। ठीक है, वास्को डी गामा तो 1498 में कलिकट केरल में पहुंचा और पुर्तगाल से आया था। ठीक है, पास में लिखा है नीदरलैंड, होलैंड। वास्को डी गामा है वो भारत कहाँ से और कब पहुंचा? तो 1498 में कलिकट यानी कि केरला में है ये क्षेत्र, वहाँ पर पहुंचा। ठीक है, और पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। ठीक है, नीदरलैंड, होलैंड से। आगे देखिए आगमन का क्रम, तो भारत में कौन कौन कब कब आया? तो पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश यानी ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, फिर फ्रांस यानी फ्रेंचिस आए। ये क्रम है इनके आने का, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीस।
केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? अफ्रीका के दक्षिण भाग में स्थित है। यदि पूछे तो ये आप बता सकते हो कि अफ्रीका के दक्षिण भाग में स्थित है। फैक्टर का मतलब क्या होता था? कंपनी के व्यापारी अधिकारी, जो कंपनी में व्यापार करते थे, जो अधिकारी, उन अधिकारियों को फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकारियों को फैक्टर। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध से पहले मद्रास में तैनात था। तो रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध से पहले कहाँ तैनात था? मद्रास में। रॉबर्ट क्लाइव षड्यंत्र सिराजुद्दौला के खिलाफ, जो रॉबर्ट क्लाइव है वो एक षड्यंत्र रचता है और सिराजुद्दौला के खिलाफ, और सिराजुद्दौला उसका फ्रेंड था, मित्र था, तो वो पूरी सिराजुद्दौला उसकी बातें मानता था रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक है, तो एक षड्यंत्र रचता है वो उसका गद्दी पाने के लिए, ठीक है, जिस पे बैठते हैं, साम्राज्य पाने के लिए। तो उसका मित्र था तो उसके साथ धोखाधड़ी करता है। उसी का जो मंत्री था सिराजुद्दौला का, मीर जाफ़र, तो उसको बोलता है कि गद्दी का लोभ देता है उसको कि मैं तेरे को उस गद्दी पर बैठा दूंगा। ठीक है, तो क्या करना कि उसको बुलाया था किसके लिए? सहायता के लिए। जब सिराजुद्दौला के साथ में अंग्रेज़ों का किसी का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया था मद्रास से सहायता के लिए। तो उसने बोला था हाँ मैं सहायता करूँगा। ठीक है, तो जो मीर जाफ़र था उसको बोला था कि मैं तेरे को गद्दी दूँगा। ठीक है, मतलब तेरे को वहाँ पर तैनात करूँगा, तेरे को जीतना नहीं है, तेरे को हारना है, उसने ऐसे बोला। ठीक है, तो ऐसे करके उसकी हार हुई थी। ठीक है, और बाद में इसको भी, ये तो देखिए, जो अपना इंसान अपने को ही धोखा देता है दूसरे कहने पर, तो बताओ वो भी विश्वास कैसे करेगा कि अपने को जब अपना नहीं हुआ, अपनों का अपना नहीं हुआ, तो दूसरों का कैसे होगा? तो इसलिए उसने लोभ दिया भी, परंतु फिर भी उसको भी नुकसान ही सहना पड़ा। मुर्शीद, बंगाल स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां राजधानी थी। ठीक है, शासकों का क्रम कैसे था? तो मुर्शीद कुली खान जो थी ये बंगाल की राजधानी थी, स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था ये। ठीक है, मुर्शीद कुली खान। और शासकों का क्रम देखें तो पहले मुर्शीद कुली खान आया, उसके बाद में अली वर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र। ठीक है, तो ये क्रम है। और इस मीर जाफ़र के बाद में मीर कासिम आया था। ठीक है, वो नहीं लिखा है, वो भी लिख लीजिए। ठीक है, मीर कासिम। मीर कासिम, ठीक है, ये क्रम है इनका बंगाल। मीर जाफ़र, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो। मीर जाफ़र, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो मीर कासिम के बाद हेक्टर मुनरो भी आया था शायद, वही। यहाँ फिर देखो, मीर जाफ़र जो है प्लासी के युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेज़ों की मदद से बंगाल का नवाब बना। तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ था ना, और ये क्या था? फ्रेंड था किसका? सिराजुद्दौला का। तो क्या किया उसने? लोभ दिया। ठीक है, और अंग्रेज़ों की सहायता से वो नवाब भी बना। ठीक है, मीर जाफ़र जो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया उसने, और वहाँ का बंगाल का नवाब भी बना। ठीक है, मीर कासिम, उसके बाद मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आया। जब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर पाया, जब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर पाया, तो अंग्रेज़ों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। तो देखिए, यदि एग्जामिनर चाहेगा तो यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है कि मीर जाफ़र का दामाद कौन था? तो मीर कासिम था, और उसके बाद वही गद्दी पर आया उसको, क्योंकि वो जो मीर जाफ़र था वो अंग्रेज़ों की जो बढ़ती मांग थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको हटा करके मीर कासिम को बनाया। हेक्टर मुनरो, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के नियंत्रण से मुक्ति होने का प्रयास किया। जो मीर कासिम है, अंग्रेज़ों के नियंत्रण से, जो नियंत्रण रखते थे उससे मुक्ति पाने का प्रयास किया, जिसके कारण 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उनसे मुक्ति चाहा,
कि मुक्ति चाहिए उनसे, उनके नियंत्रण से। तो बक्सर का युद्ध हुआ जिसके कारण, और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है, तो यदि बोलें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है उसका नेतृत्व किसने किया, तो मेजर हेक्टर मुनरो ने किया, जिससे मीर कासिम अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट की नियुक्ति से संयुक्त सेना को हराया उसने। ठीक है, अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट की संयुक्त सेना को हराया मीर कासिम ने। ठीक है, आगे देखिए तो ऐतिहासिक युद्ध और संधियाँ। तो प्लासी का युद्ध 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ। ठीक है, प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ, कब हुआ, तो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा वर्सेस अफगान के साथ हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम हेक्टर मुनरो जो हैं वो अंग्रेज, हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेज़ों के साइड से, और मीर कासिम। तो भाई ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये इधर में होना चाहिए था ब्रैकेट में। ठीक है, इधर में नहीं। तो मीर कासिम वर्सेस हेक्टर मुनरो के साथ में होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। श्रीरंगपट्टनम की संधि युद्ध 1799 में हुई। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 हुई। टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ हुई। ठीक है, फिर आगे देखिए महत्वपूर्ण इतिहास बिंदु। कंपनी ने 1765 ईस्वी में मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, ठीक है, कंपनी 1765 में मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से क्या किया उसने, इस अधिकार से कंपनी को बंगाल में राजस्व और फौजदारी का अधिकार, निजामत का अधिकार प्राप्त किया। किससे, तो जो कंपनी है वो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय है उससे उसने निजामत का अधिकार प्राप्त किया। ठीक है, मतलब अधिकार मतलब कंपनी को बंगाल में राजस्व और फौजदारी का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, संसद में महाभियोग का सामना किसको करना पड़ा, तो संसद में महाभियोग का सामना किसको करना पड़ा, वॉरेन हेस्टिंग ने किया। ठीक है, किसे ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देनी पड़ी और बाद में आत्महत्या कर लिया। तो किसे ब्रिटिश संसद में, जो ब्रिटिश की संसद थी उसमें भ्रष्टाचार के आरोप पर सफाई देनी पड़ी और बाद में उसने आत्महत्या भी कर लिया, तो रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या की। यदि पूछें रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या की थी, 1774 में की है। ठीक है, सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, तो वो है लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। तो यदि बोले कि संधि, सहायक संधि का जन्मदाता पूछे तो लॉर्ड वेलेस्ली बोल सकते हैं। और यदि तुमसे पूछे कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, ये राज्य हैं। ठीक है, मतलब अभी राज्य तो नहीं है उस समय के। ठीक है, जो संधि पर हस्ताक्षर किए। वेलेस्ली का कार्यकाल, वेलेस्ली जो है उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, गवर्नर जनरल भी था। तो 1798 से 1805 तक रहा इसका कार्यकाल। ठीक है, अतिरिक्त नोट नीचे दिए गए हैं। तो मीर कासिम को हेक्टर मुनरो ने हराया। मीर कासिम को किसने हराया, तो हेक्टर मुनरो ने हराया, 1764 के बक्सर युद्ध में हराया। ठीक है, तो पूछ ले कि मीर कासिम को किसने हराया, किस युद्ध में हराया, हेक्टर मुनरो ने 1764 में बक्सर युद्ध में हराया। ठीक है, फिर देखिए सालबाई संधि। सालबाई संधि अंग्रेज वर्सेस मराठा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात हुई। सालबाई संधि कब हुई, तो अंग्रेज वर्सेस मराठा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात हुई। आंग्ल मराठा युद्ध 3 बार हुआ। कब कब हुआ, तो पहली बार जब हुआ 1775 से 1782 में हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ओके, पहली बार 1775 से 1782, दूसरी बार 1803 से 1805 के बीच हुआ, सेकेंड बार एंग्लो मराठा वॉर। फिर तीसरी बार 1817 से 1819 में हुआ, थर्ड बार एंग्लो मराठा वॉर। ओके, तो ध्यान देने वाली बात है, ये तीनों युद्धों के डेट याद रखिए।
पूना से कानपुर भेजा गया। किसको भेजा गया? पूना से कानपुर किसको भेजा गया? बिठूर को भेजा गया। ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा। तुम सोचा अरे यार ये कहाँ से प्रश्न पूछ लिया, कैसे पूछ लिया? इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान दो। पूना से कानपुर किसे भेजा गया? बिठूर को भेजा गया। रानी चेन्नम्मा के बाद कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो रायन्ना ने किया। किसने किया? रायन्ना ने किया। ओके, और 1824 में किया। तो रानी चेन्नम्मा के बाद कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रायन्ना ने किया 1824 में। आगे देखिए, विलय की नीति डलहौजी। विलय की नीति किसने चलाई? डलहौजी ने चलाई। ठीक है, विलय की नीति किसने चलाई? डलहौजी ने चलाई। उन्होंने क्या कहा कि पुरुष उत्तराधिकारी विलय, यानी कि पुरुष उत्तराधिकारी यदि नहीं होगा तो उसका विलय कर लिया जाएगा। और उसमें क्या बोला कि महिला अधिकारी नहीं चलेगा, ठीक है, और गोद लिया हुआ पुत्र नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि विलय नीति का मतलब है कि डलहौजी ने चलाया और उसने कहा कि उन राज्यों का विलय कर लिया जाएगा अपने राज्य में, ठीक है, अपने राज्यों में विलय कर लिया जाएगा जिन पर कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, या यदि महिला अधिकारी है तो नहीं माना जाएगा, उसको भी विलय किया जाएगा यदि महिला अधिकारी है, या फिर गोद लिया हुआ पुत्र है तब भी विलय कर लिया, गोद लिया हुआ पुत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी विलय की। सबसे पहले विलय क्रम में, तो सबसे पहले क्रम में विलय किसको किया गया? तो सबसे पहले सतारा को विलय किया गया। ठीक है, सतारा राज्य को अपने राज्य में मिलाया गया। फिर संबलपुर को विलय किया गया, फिर उदयपुर को विलय किया गया, फिर नागपुर को विलय किया गया। क्रम से हैं ये सभी। ठीक है, उसके बाद में झांसी को, तो याद रखिएगा क्रम से, इनको क्रम पूछ सकता है। ऐतिहासिक नोट्स, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसकी स्थापना कलकत्ता में किस एक्ट के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत किया गया। ओके, इसी समय गवर्नर जनरल का नाम बदला गया था। इसी समय गवर्नर जनरल का नाम बदला गया था। ठीक है, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग 1775 से 1782 के बीच हुआ। पूछे कि यदि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो पहले भी बता दिया हूँ, 1775 से 1782 में वॉरेन हेस्टिंग के समय। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली 1803 से 1805। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग 1817 से 1819। ओके, नेक्स्ट, कैप्टन हडसन बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की गई थी। कैप्टन हडसन कह रहे हैं, ठीक है, कि बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की गई थी, ये कैप्टन हडसन बताते हैं। कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय यह गवर्नर जनरल था। कैनिंग क्या था? गवर्नर जनरल था। कब? 1857 में, कैनिंग के समय में। ठीक है, कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय यह गवर्नर जनरल था। ओके, नेक्स्ट, जेम्स आउट्रम कुशासन की रिपोर्ट तैयार की थी 1856 में। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि पूछ ले कुशासन की रिपोर्ट किसने तैयार की, कब की? तो जेम्स आउट्रम ने किया, 1856 में किया। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कब हुआ? 1799 में हुआ। यह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक है, ये कौन सा था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। कंपनी ने मैसूर का राज्य वाडियार वंश को सौंप दिया था। तो कंपनी ने मैसूर का राज्य किसको सौंपा जीतने के बाद? तो वाडियार वंश को सौंपा। ठीक है, मालवाड़ी बंदोबस्त क्या है? मालवाड़ी बंदोबस्त, तो ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है। मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। और एक है स्थाई बंदोबस्त, तो तीन है, स्थाई बंदोबस्त, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी।
तो मालवाड़ी बंदोबस्त इसे बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू किया गया और इसका आरंभ 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने किया। ठीक है, तो जो मालवाड़ी बंदोबस्त है इसे बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू किया गया और इसका आरंभ जो 1822 में किया गया और हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त पहले मालवाड़ी था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का किसानों के साथ सीधा समझौता था। मतलब जो कर लिया जाता था वो सीधे किसानों से लेते थे, परंतु इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले बारे उसमें मुखिया वसूलता था। अब भू राजस्व व्यवस्था, इसमें स्थायी बंदोबस्त है। ये स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये कब शुरुआत हुआ, तो 1793 में शुरू हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और मुख्य भागीदार इसमें तालुकदार और जमींदार होते थे और मुख्य क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी था। ठीक है, याद रखिएगा प्रेसिडेंसी। महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी फिर से आ गया। महालवाड़ी जो बंदोबस्त है उसकी शुरुआत 1822 में जैसे पहले देखे, और योजनाकार जो थे हॉल्ट मैकेंजी थे और मुख्य भागीदारी गांव का मुखिया होता था इसमें, जैसे मैंने बताया गांव का मुखिया, और प्रमुख क्षेत्र जो था बंगाल और का उत्तर पश्चिम प्रांत होता था। ठीक है, अब आते हैं रैयतवाड़ी, उन्हीं को दोबारा से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। योजनाकार थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। तो योजनाकार कौन थे, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, और व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे किसानों से जुड़ी होती थी। ठीक है, और प्रमुख क्षेत्र इसके मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। ओके, नेक्स्ट महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और वर्ष। सर्वोच्चता की नीति का आरंभ कब हुआ, सर्वोच्चता की जो नीति उसका आरंभ कब हुआ, सर्वोच्चता की नीति का 1819 में हुआ। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध कब से कब तक हुआ, 1838 से 1842 ईस्वी में। कंपनी द्वारा सिंध पर कब्जा कब किया गया, 1843 में किया गया। कि कंपनी द्वारा सिंध पर कब्जा कब, तो 1843 में किया गया। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में किया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण अपने कब्जे में 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में किया। ठीक है, फिर भारतीय कानूनों का संकलन 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को कानून तैयार करने का कार्य सौंपा गया। ठीक है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद N.B. हॉलहेड ने किया। ठीक है, तो बोले कि भारतीय कानूनों का संकलन कब हुआ, 1875 ईस्वी में 11 पंडितों को कानून तैयार करने का कार्य सौंपा गया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद N.B. हॉलहेड ने किया था। ओके, नेक्स्ट सुमेलित कीजिए सेंट डोमिंगो जो है वो फ्रांसीसी हैं, ब्राज़ील पुर्तगाली है, जमैका ब्रिटिश और वेनेजुएला स्पेनिश। तो इनको हूबहू ऐसे मैच करना है। ठीक है, मैचिंग प्रश्न। नील विद्रोह मार्च 1859 के बाद बने नील आयोग के अध्यक्ष W.S. सिटनकार थे। ठीक है, तो नील विद्रोह कब हुआ, मार्च 1859 में हुआ। नील विद्रोह के बाद जो बने नील आयोग के अध्यक्ष, तो नील विद्रोह के बाद नील आयोग के अध्यक्ष जो बने उनका नाम क्या है, तो W.S. सिटनकार है। ठीक है, फिर देखिए मुंडा विद्रोह जो 1899 से 1890 के बीच हुआ, मुंडा विद्रोह। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बिरसा मुंडा। आदिवासी मुंडा, संथाल, उरांव, ये तीनों ने सहयोग किया। आदिवासी हैं तीनों और तीनों ने बिरसा मुंडा का सहयोग किया, मुंडा, संथाल और उरांव। ठीक है, बिरसा का जन्म देखिए, उसका जन्म 1870 में हुआ। वैष्णव जनों के साथ समय बिताया इसने। ठीक है, वैष्णव जनों के साथ, और मिशनरी और हिंदू जमींदारों का विरोध करते थे। ठीक है,
आदिवासी समाज को सुधारना इसका मुख्य मोटो था, लक्ष्य था। ठीक है, फिर आगे देखिए बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो है खुद को जंगल का संतान बुलाती थी। ठीक है, बैगा जनजाति खुद को जंगल का संतान बुलाती थी। ठीक है, आगे देखिए जनजाति जैसे गद्दी, वन गुज्जर, ये सभी हिमाचल की जनजातियां हैं। गद्दी, वन गुज्जर हिमाचल की जनजातियां, निशी अरुणाचल की जनजातियां हैं, रियांग त्रिपुरा की जनजातियां हैं। मेघालय स्पष्ट उल्लेख नहीं है मेघालय के बारे में। ठीक है, आगे देखिए अल्ला इरुला, ये केरल की हैं। ठीक है, जनजाति। भोटिया उत्तराखंड की जनजाति है। सहरिया भील राजस्थान की जनजाति है। ठीक है, कहाँ की कौन सी जनजाति है वो ध्यान दीजिए। बैगा और गोंड समुदाय के बीच बिताए गए समय के आधार पर बेरियर एल्विन ने उनका वर्णन किया है। ठीक है, तो बैगा जनजाति और गोंड जनजाति जो ये है, इन समुदायों के बीच बिताए गए समय के आधार पर बेरियर एल्विन ने वर्णन किया है। ओके, इन्होंने नारायण धर्म परिपालन सभा संगठन बनाया। किसने बनाया? तो किसने बनाया? जो ऊपर दिया है बैगा गोंड एल्विन, बेरियर एल्विन। ठीक है, फिर ज्योतिराव फूले के बारे में देखते हैं। ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा ज्योतिराव फूले कहती हैं कि ऊंची जातियों और उनकी ज़मीन पर सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। और इस कथन का संबंध किससे है? तो भाई ज्योतिराव फूले से है, उन्होंने कहा ये। ठीक है, फिर आगे देखिए ज्योतिराव फूले ने आर्यों की सर्वोच्चता के दावे का विरोध किया है। तो ज्योतिराव फूले ने किसका विरोध किया? तो आर्यों की सर्वोच्चता के दावे का विरोध किया है। बी आर अम्बेडकर जो हैं, हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों समानता जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ऐसा कहा। भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांत हैं, हिंदू समाज के समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। फिर अम्बेडकर एक चीज़ और बोलते हैं कि अम्बेडकर के बारे में देखते हैं, बोलते नहीं, वो महार जाति के थे, सबसे निम्न जाति के, और 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन आरंभ किया उन्होंने, और उच्चाध्ययनार्थ अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप प्राप्त किया। ठीक है, तो ये है उनके बारे में अम्बेडकर। वकालत के लिए कहाँ गए ये? इंग्लैंड गए। वापस कब आए? 1919 में भारत आए, तो जैसा का तैसा भारत उन्होंने पाया। 1927 से 1935 के बीच 3 बड़े मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। ठीक है, सिंह सभा का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव, ठीक है, तथा गैर सिख इनसे मतलब इनका नेतृत्व करना होता था। सिंह सभा का मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म को अंधविश्वासों से दूर करना, जातीय भेदभाव से दूर करना तथा गैर सिख, ऐसा था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ ले। पांडे को कब फांसी दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। ओके, फिर 1857 के विद्रोह का आरंभ मेरठ में सिपाहियों की बगावत से हुई। ठीक है, तो 1857 में विद्रोह का आरंभ मेरठ में सिपाहियों की बगावत से और 10 मई 1857 में को हुई। ठीक है, फैजाबाद मौलवी
अहमदुल्लाह फैजाबाद की थी, ठीक है। और ये इनका संबंध यहाँ से है, इनका संबंध फैजाबाद से। कुंवर सिंह का संबंध जगदीशपुर आरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से है, ठीक है, वहाँ के थे ये। फिर मांडला जो है ये अवंतीबाई लोधी MP रामगढ़ से संबंधित है, ठीक है। लखनऊ से हजरत महल संबंधित है, ठीक है, वहाँ के नवाब हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। यदि पूछे कलकत्ता में जो मदरसा है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1781 में पहली बार हुई और वॉरेन हेस्टिंग ने की थी इसकी, ठीक है, स्थापना। फिर पूछें कि जो हिंदू कॉलेज संस्कृत विद्यालय है वाराणसी में, यानी BHU आई थिंक, या फिर कोई और होगा, परंतु ये याद रखिए कि हिंदू कॉलेज संस्कृत विद्यालय यानी वाराणसी में जो है उसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने किया 1791 में, ठीक है। जोन्स भाषाविद थे, जोन्स क्या थे, भाषाविद थे। वर्नाकुलर का मतलब क्या है, अंतर के लिए, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में अंतर के लिए जाना जाता है वर्नाकुलर को, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच, ठीक है। फिर है मुंशी जो है वो फारसी लिखना पढ़ाना जानता हो उसे मुंशी कहते हैं। फारसी जो भाषा है उसको लिखना पढ़ाना जानता हो जो उसे मुंशी कहते हैं। और विलियम एडम रिपोर्ट देशी भाषा में शिक्षा पर अधिकार 1830 में प्रकाशित किया गया। जो विलियम एडम रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्या है, देशी भाषा में शिक्षा पर आधारित है ये रिपोर्ट, और 1830 में प्रकाशित की गई, ठीक है। फिर आगे देखिए गांधी मशीन और तकनीक के विरोधी थे। जो गांधी हैं वो मशीन और तकनीक के विरोधी थे, और वहीं जो टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर, मशीन और तकनीक के समर्थक थे, ठीक है। तो कौन समर्थक था, कौन समर्थक नहीं था, तो ये समर्थक नहीं थे, ठीक है, ठीक है। तो ये समर्थक नहीं थे और ये समर्थक थे, ओके। आगे देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थक, मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थक वीरेशलिंगम पंतुलु थे, और इनको दक्षिण का विद्यासागर भी कहा जाता है। यदि पूछ ले मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विद्रोह के समर्थक कौन थे, तो वीरेशलिंगम पंतुलु थे, और इनको दक्षिण का विद्यासागर भी कहा जाता है, ओके। आगे देखिए 1856 में बंगाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। यदि पूछे कि बंगाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, तो 1856 में आया, और कौन लाया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया, ओके, ठीक है, याद रखिए। आगे चले बाल विवाह अधिनियम 1929 बाल विवाह अधिनियम 1929, शारदा अधिनियम राय साहब हरविलास शारदा अजमेर से। तो बाल विवाह अधिनियम कब आया, 1929 में आया, और वो अधिनियम कौन सा था, शारदा अधिनियम। उसका पूरा नाम क्या था, राय साहब हरविलास शारदा था, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, अजमेर से। वेरी इंपॉर्टेंट। उम्र क्या होनी चाहिए, ठीक है, बाल विवाह यदि अधिनियम लगाया, हत्या बाल विवाह अधिनियम, तो उम्र क्या होनी चाहिए शादी की, तो महिला की, फीमेल की 16 साल, 29 में कौन करे, 16 साल, और पुरुष की 18 साल, ये उम्र होनी चाहिए, तब बाल विवाह नहीं माना जाएगा, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी, ताराबाई शिंदे ने लिखी। या पूछे कि ताराबाई शिंदे ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक। ज़्यादातर यही पूछता है कि स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखा, तो ताराबाई शिंदे ने। पंडिता रमाबाई, इन्होंने उच्च जातीय हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर पुस्तक लिखी। तो पंडिता रमाबाई जो हैं वो इन्होंने उच्च जातीय हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर पुस्तक लिखी थी, ठीक है। आगे देखिए राजा राम मोहन राय इस समाज
सुधारक ने जातीय व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया है। किसने? इन्होंने ये समाज सुधारक थे और जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, फिर आगे देखिए, सतनामी आंदोलन, ये प्रश्न आया था 2026 में आया था। सतनामी आंदोलन मध्य भारत गुरु घासीदास ने करवाया। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में हुआ। तो ये प्रश्न पूछा था कि सतनामी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? ठीक है, तो गुरु घासीदास ने, मध्य भारत में। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पर है? अलीगढ़ में। किसके द्वारा? सैयद अहमद अली खान के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो बॉम्बे में हुई प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। ठीक है, बॉम्बे में। वेद समाज जो है ये चेन्नई में, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है इसको। वेद समाज की स्थापना वहाँ हुई। कब हुई? तो 1864 में। ठीक है, आगे देखिए, भारतीयों को रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने की सलाह किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने दिया। ठीक है, तो भारतीयों को रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने की सलाह दिया। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को। कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? तो बेझिझक आप स्वामी विवेकानंद को बोल सकते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। ओके, नेक्स्ट देखिए, हेनरी डेरोजियो 1820 के दशक में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। तो जो हेनरी डेरोजियो हैं वो 1820 के दशक में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में वो अध्यापक थे और इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया, जिसके तहत नारी शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मांग की। ओके, आगे देखिए, रुकैया बेगम सखावत हुसैन, ये पहले भी आपने देखा है, इसने सुल्ताना का स्वप्न नामक पुस्तक लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या लिखा? कि विवेकानंद को धर्म प्रचारक के रूप में भेजना शिष्यों की मूर्खता है। जब ये शिकागो गए थे ना स्वामी विवेकानंद, तो वहाँ पर एक न्यूयॉर्क हेराल्ड थे, उन्होंने लिखा एक पत्रिका में, उन्होंने क्या लिखा कि स्वामी विवेकानंद को धर्म प्रचारक के रूप में भेजना शिष्यों की मूर्खता है, क्योंकि बहुत विद्वान थे ना। 1893 में शिकागो गए थे। कब गए थे? शिकागो अमेरिका में है जो 1893 में। वेद समाज की संस्थापक कौन है? तो श्रीधरालू नायडू हैं। ठीक है, तो वेद समाज के संस्थापक कौन है? श्रीधरालू नायडू। केशव चंद्र सेन से प्रेरणा मिली इनको और 1867 में स्थापना किया। 64 होना चाहिए, वो तो प्रार्थना समाज की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार, पूरा नाम ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार ने शूद्र जाति के लिए स्वाभिमान आंदोलन चलाया। ये कांग्रेस के सदस्य भी थे। यदि पूछे कि शूद्र जाति के लिए स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया, इस बार पूछ भी सकता है, क्योंकि पिछली बार सतनामी आंदोलन पूछा था, तो इस बार ये भी पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखिए। तो ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार ने चलाया। ठीक है, या पेरियार का अर्थ पूछ सकता है। ठीक है, ये कांग्रेस के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, मतुआ पंथ की स्थापना किसने की? तो हरिदास ठाकुर ने किया।
ये जितने बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछ सकते हैं इस बार। और सच में जब प्रश्न पत्र आएगा ना तो एक बार चेक करना कि कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इतना शॉर्ट में तुमको एसएसटी का नोट्स मिल जाना, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा फंस जाना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मतुआ पंथ की स्थापना किसने की? तो हरिदास ठाकुर ने की। और पूर्वी बंगाल में चंडाल काश्तकारों के बीच कार्य किया इन्होंने, ठीक है, चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। सतनामी आंदोलन मध्य भारत में घासीदास के द्वारा चलाया गया। यदि पूछे किसके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया सतनामी, तो घासीदास के द्वारा, ये पिछली बार पूछा गया था। फिर देखिए काश्तकार का चाबुक, काश्तकार का चाबुक जो ज्योतिराव फुले की पुस्तक है। काश्तकार का चाबुक किसकी पुस्तक है? ज्योतिराव फुले की पुस्तक है। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यदि पूछे कि काश्तकार की चाबुक किसकी पुस्तक है? ज्योतिराव फुले की। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फुले ने की। और पुस्तक इनकी और क्या है? गुलामगिरी। ज्योतिराव फुले की पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी, ठीक है। अमेरिकन सिविल वॉर से अभिप्रेरित, जो अमेरिका में सिविल वॉर हुआ उससे प्रेरित है ये गुलामगिरी पुस्तक, ठीक है। आगे देखिए नारायण गुरु, नारायण गुरु नारा इन्होंने दिया। नारायण गुरु ने क्या नारा दिया? ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु। तो इसका अर्थ क्या है कि ओरु मतलब एक जाति, नारा है ये। उन्होंने क्या दिया? मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का मत दिया इन्होंने, इसका अर्थ ये है। तो ये केरल के थे और एझावा जाति के उत्थान के लिए कार्य किया इन्होंने। तो किस जाति के लिए उत्थान, किस जाति के उत्थान के लिए काम किया? एझावा जाति, ठीक है। आपत्तियों से मुक्त कराना था उनको, ठीक है, एझावा जाति को आपत्तियों से मुक्त कराना था, ठीक है। सिखों के सुधारवादी संगठनों के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। तो सिखों के सुधारवादी संगठनों के रूप में सिंह सभाओं का स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई, ठीक है। और बाद में 1877 में ये लाहौर में भी बाद में। और देखिए सिंह सभा के सदस्यों ने खालसा कॉलेज की स्थापना की। तो सिंह सभा के सदस्यों ने खालसा कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। फिर आगे देशी भाषा प्रेस अधिनियम, देशी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 में, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ऐसा कोई भी मतलब। फिर आगे देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ हुई? बॉम्बे शहर में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। जो तुम कांग्रेस पार्टी सुनते हो ना, इसकी स्थापना 1885 में हुई। और कहाँ? बॉम्बे यानी मुंबई जो अभी है उस शहर में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। ये पूरा नाम है विद्यालय का। और कब हुई? तो 31 दिसंबर 1885 को हुई। 28 से 31 दिसंबर के बीच। तो 28, 29, 30, 31, 4 दिन। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, तो इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो VC बनर्जी। नोट्स में WC बनर्जी लिखा है, तो बनर्जी थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, VC बनर्जी। कांग्रेस की पहली बैठक में 72 प्रतिनिधि शामिल थे। पहली बैठक में 72 प्रतिनिधि शामिल थे। सबसे ज़्यादा बॉम्बे के थे 38 प्रतिनिधि। और इसके सेक्रेटरी कौन था? तो A.O. ह्यूम था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेता दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की है। यदि बोले कि ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना किसने की? तो नेता दादा भाई नौरोजी ने की, ठीक है। बुक पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? ड्रेन ऑफ वेल्थ ने लिखा, ठीक है। ये पुस्तक याद रखिए। दादा भाई टाइटल, दादा भाई ग्रांड
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनका टाइटल है दादा भाई का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। धन की निकासी, धन की निकासी, ब्रिटिश के आर्थिक बुरे हाल, धन की निकासी ब्रिटिश के आर्थिक बुरे हाल इसमें है, दिया गया है। ठीक है। तिलक, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा नारा किसने दिया? तिलक ने दिया। ठीक है। अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था, इनका ही अखबार था केसरी तिलक का, और ये ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था। ठीक है। गर्मपंथी, त्रयी गर्मपंथी, तो त्रयी गर्मपंथी थे और त्रयी नरमपंथी थे। तो त्रयी जो हैं गर्मपंथी वो कौन कौन से हैं? लाल बाल पाल, तो लाल बाल पाल, ये ट्रिक है, लाल से लाला लाजपत राय पंजाब से, ठीक है, संबंध रखते हैं। फिर बाल से बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। और पाल से विपिन चंद्र पाल, ये पाल है ना, तो विपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये बंगाल से संबंध रखते हैं। तो गर्मपंथी कौन कौन है? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल से संबंध रखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अरविंद घोष भी गर्मपंथी ही थे। ठीक है, तो अरविंद घोष भी गर्मपंथी ही थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में देखिए, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है। बदरुद्दीन तैयब जी कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि भारत के सभी समुदायों की संस्था है ये। ठीक है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब ही थे। यदि बोलें कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब ही थे। और ये 1857 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, ये 1857 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बंगाल विभाजन देखते हैं। बंगाल विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है। तो अंग्रेज़ों का बंगाल विभाजन का बहाना, तो अंग्रेज़ों ने, लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का बंगाल विभाजन का बहाना देखिए क्या था? प्रशासनिक असुविधा कि प्रशासन में असुविधा हो रही है, ऐसा वो बहाना मारे थे और बंगाल का विभाजन कर दिए थे। ठीक है, तो वास्तविकता क्या है इसकी? वास्तविकता तो देखो, पढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना, तो बंगाल विभाजन किए ना जब, ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाना इनका अंग्रेज़ों कांग्रेस शक्ति का विभाजन, तो कांग्रेस जो थे उसकी शक्ति का विभाजन कर देंगे तो अंग्रेजी शक्ति का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाहते थे ताकि कांग्रेस की जो शक्ति है उसका विभाजन हो जाए। ठीक है, ये था इनका मकसद। आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन 1906 के दौरान वंदे मातरम आंदोलन से किया गया। तो बोले आंध्रा का जो डेल्टा इलाका है वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन 1906 में चलाया गया और वहाँ से ही वंदे मातरम आंदोलन भी चलाया गया। ठीक है, फिर है गुंटूर आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन के दौरान वन सत्याग्रह चलाया गया। गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान वन सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, ढाका के नवाब सलीम मुल्लाह हैं। ढाका के नवाब कौन थे? तो सलीम मुल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वकार उल मुल्क थे। ठीक है, आगे देखिए, एक गोलाकार आरेख जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र को दर्शाया गया है। तो प्रथम निर्वाचक मंडल 1909 में मिल भी गया। कांग्रेस विभाजन का संबंध सूरत अधिवेशन 1907 रास बिहारी घोष। कांग्रेस विभाजन का जो संबंध है वो किससे है? सूरत अधिवेशन से 1907 में हुआ और रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखिए, दिसंबर 1915 में कांग्रेस का पुनर्गठन मांग। तो कांग्रेस की पुनर्गठन का मांग कब हुआ? तो दिसंबर 1915 में कांग्रेस का पुनर्गठन की मांग हुई और गांधी जी अफ्रीका से 46 वर्ष की उम्र में भारत लौटते हैं।
9 जनवरी 1915 को लौटते हैं। ठीक है, 46 वर्ष उनकी उम्र थी जब लौटे। गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने अफ्रीका में किसकी स्थापना की? तो नटाल कांग्रेस की, और 1895 में भारतीयों के साथ मिलकर किया उसने। 1895 में भारतीयों के साथ मिलकर किया। ठीक है। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी ने चंपारण आंदोलन चलाया। ठीक है, उधर गए भी। गांधी लखनऊ में 1916 में राजकुमार शुक्ल से मिले। यदि बोले राजकुमार शुक्ल से कब मिले गांधी जी, तो 1916 में मिले। गांधी चंपारण में राजेंद्र प्रसाद से मिले। गांधी चंपारण में राजेंद्र प्रसाद से मिले। राजेंद्र प्रसाद से गांधी जी कब मिले? चंपारण में मिले। खेड़ा में पटेल से मिले। गांधी जी खेड़ा में पटेल से मिले 1918 में मिले। ठीक है। चंपारण में तो कब मिलेंगे? 1917 में मिलेंगे ना। चंपारण अहमदाबाद, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, ऐसे गए वो। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा गए। ठीक है। गांधी ने रॉलेट एक्ट को शैतान का कानून कहा है। यदि पूछे कि शैतान का कानून, रॉलेट एक्ट को शैतान का कानून किसने कहा है, तो महात्मा गांधी ने कहा। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को चलाया गया। ठीक है। कब चलाया गया? 1919 को। मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में चलाया गया। ठीक है। और देखिए आगे, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों थे खिलाफत आंदोलन के नेता, और समर्थक गांधी भी था। ठीक है। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई। ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है HSRS की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? तो 1928 में दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान में। सांडर्स की हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि लाठीचार्ज लाहौर में किया, और जिससे सांडर्स की मृत्यु हुई। ठीक है। HRA 1924 कानपुर। तो HRA जो है 1924 में कानपुर में हुई। ठीक है। 1925 में काकोरी घटना हुई। 1925 में कौन सी घटना? काकोरी घटना। ये ठीक है। असेंबली बम कांड जो है मुख्य घटना, देखिए असेंबली बम घटना में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त गए थे। ठीक है। असेंबली बम कांड में बटुकेश्वर भी गए थे इस घटना में भगत सिंह के साथ। ठीक है। समय और स्थान देखिए, तो यह घटना जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हुई थी। ठीक है। कौन सी घटना? तो ये असेंबली बम कांड वाली। नारा वहाँ उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। इन्होंने कौन सा नारा? इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। सजा, इस घटना के लिए इन्हें सजा काला पानी दिया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर को सजा काला पानी की सजा दी गई। ठीक है। खुदाई खिदमतगार संगठन, संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां थे। आंदोलन, इन्होंने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में एक शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। ठीक है। और जिसे रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। तो किसने चलाया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, इन्होंने चलाया। खुदाई खिदमतगार संगठन ने चलाया, और जिसे रेड शर्ट मूवमेंट कहा गया। उपनाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खां को
सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये उपनाम है इसके। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। पूर्ण स्वराज वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। और अध्यक्षता यह अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, आगे घोषणा। इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, परंतु नहीं मनाया गया उस समय। तो महत्वपूर्ण तिथियां 15 अगस्त 1947 भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ और इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, वैसे हम आज़ाद तो तब हो गए थे, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, परंतु नहीं मनाया गया। मनाया कब गया? 15 अगस्त 1947 भारत पूर्ण रूप से जब स्वतंत्र हुआ, इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1949 भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। कब? 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। नोट, इमेज में गलती से 26 जनवरी लिखा है, लेकिन तीर के निशान से स्पष्ट है कि यह संविधान बनने तैयार होने की बात है। ठीक है, परंतु 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 नवंबर को तैयार हुआ, 26 जनवरी क्यों मनाया गया? क्योंकि यहाँ देखिए, हमको 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता मिल गई थी, तो ये लोग सोचे कि इस दिन को लोग भूल ना जाएं, इसलिए इन्होंने 26 नवंबर को ना मान करके इन्होंने वेट किया और 26 जनवरी 1949 को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाए, ताकि उस दिन को भी याद किया जाए जब आज़ादी मिली थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा जो गांधी ने चलाई, उसको क्या माना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। ठीक है, दांडी यात्रा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी नवसारी जिला गुजरात तक चली। इसमें 78 सहयोगियों के साथ और 12 मार्च से शुरू हुई। 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च से शुरू हुई और 6 अप्रैल को समाप्त हुई 1930 में। ठीक है, नमक क्या था ये? नमक कानून तोड़ेंगे और एक आंदोलन शुरू हो जाएगा। गांधी ने कहा नमक कानून तोड़ेंगे और एक आंदोलन शुरू हो जाएगा इसमें, और जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाएगा जिसे। ठीक है, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? अंबाबाई जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कौन? अंबाबाई। वो कर्नाटक के राज्य से संबंधित थी और इनकी शादी 12 वर्ष की उम्र में, विधवा 16 वर्ष की उम्र में हुई। 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी भी हो गई थी और विधवा भी 16 वर्ष की उम्र में हो गई थी। और उन्होंने उडुपी नामक गांव में शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्होंने उडुपी नामक गांव जो है वहाँ पे शराब की घेराबंदी की, और जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें बाद में जेल डाल दिया। ठीक है, तो ये अंबाबाई थी जो कर्नाटक से बिलोंग करती थी, और ये भी सभी ने अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई, 16 साल में विधवा हो गई, और उडुपी नामक गांव में शराब की दुकानों की घेराबंदी की, और अंग्रेज़ों ने इन्हें बाद में जेल में डाल दिया, जिसके कारण कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के तहत बनी। यदि बोले कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के तहत बनी। वही बोले कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजनी नायडू थी, और ये 1925 के कानपुर अधिवेशन
की अध्यक्षता की थी। तो उसने कलकत्ता के अधिवेशन की और इसने कानपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ था इस अधिवेशन में। ठीक है। अब आगे देखो, सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो सरदार पटेल हैं वो गृह मंत्री के रूप में थे। ठीक है। और भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। आज़ादी के बाद सरदार पटेल ने पहले उप प्रधान बने थे। तो आज़ादी के बाद पहले उप प्रधान कौन बने थे? तो सरदार पटेल बने थे। तुम बेझिझक आंसर लगा सकते हो। रक्षा मंत्री कौन थे? तो आज़ादी के बाद तो बलदेव सिंह थे। ठीक है। ये पूछ सकता है, पहले रक्षा मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तो सब ये बता सकते हो। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। तो 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 1937 में प्रांतीय चुनाव जो हुए कांग्रेस पार्टी के तहत, उसमें 11 में से 7 प्रांतों ने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। ठीक है। बॉम्बे ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर एक असेंबली एकत्रित कर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ करो या मरो नारा दिया था। भारत को आज़ाद करा लेंगे नहीं तो मर जाएंगे, ऐसा किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने बॉम्बे में ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर एक असेंबली एकत्रित कर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा दिया था, जो हम बोलते हैं हमेशा करो या मरो, गांधी ने। और उन्होंने कहा कि भारत को हम आज़ाद करा लेंगे नहीं तो मर जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। 9 अगस्त 1942 में शुरू करना था। ठीक है। 9 अगस्त 1942 में शुरू करना था। ऑपरेशन जीरो आवर, मतलब ऑपरेशन जीरो आवर, कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी किया 8 AM को। ठीक है। पब्लिक लीडर 90,000 लोगों ने से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 90,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। यदि पूछें कि महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है। सॉरी, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है। सुभाष ने 1939 को SC बोस अध्यक्ष इस्तीफा दिया। उन्होंने, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, 1939 को SC बोस से अध्यक्ष से इस्तीफा दिया उन्होंने। सुभाष कलकत्ता से जर्मनी गए। इसके बाद इस्तीफा देने के बाद कलकत्ता से जर्मनी गए, वहाँ से सिंगापुर गए और वहाँ से आज़ाद हिंद एक फ़ौज बनाए थे वहाँ पर। ठीक है। तो ये कैसे कैसे कहाँ गए, कैसे फ़ौज बनाए, वो भी देखो। पश्चिमी हिमालय में गडरी भेड़ियों के जनजाति रहते थे। गडरी नहीं, गडरिया। पश्चिमी हिमालय में गडरिया। ठीक है। ये गडरिया नामक एक जनजाति थी जो भेड़ियाँ चराती थी, वो रहती थी। ठीक है। फौज का निर्माण किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। उस फौज का नाम क्या था? आज़ाद हिंद फौज। उसको INA के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1946 में एक 3 सदस्यीय दल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 1946 में 3 सदस्यीय दल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में आया। ठीक है। अब आगे देखिए, वो कौन कौन से थे जो 3 आए थे? पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 थे। ठीक है। ढीला ढाला परिसंघ भी कहा जाता है इसे,
ढीला ढाला परिसंघ भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। ठीक है, बोले कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए 1940 मुस्लिम लीग 1940 मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन करते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष उसका मोहम्मद जिन्ना होता है। 1940 में मुस्लिम लीग जो है वो लाहौर अधिवेशन करते हैं। ठीक है, और उसके अध्यक्ष मोहम्मद जिन्ना होते हैं और द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत करते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग करते हैं। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। यदि बोलें कि जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, फिर आगे देखें गांधी को नमक सत्याग्रह में महिलाओं को भी शामिल करने की सलाह गांधी को किसने दिया? तो सरोजनी नायडू तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लेगा कि गांधी को नमक सत्याग्रह में महिलाओं को शामिल करने की सलाह किसने दी थी, शायद ये पूछा भी ये प्रश्न। तो सरोजनी नायडू तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने दिया था। ठीक है, फिर आगे देखिए आरएसएस और सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 के दशक में हुई। तो पूछ ले कि आरएसएस और सीपीआई की स्थापना कब हुई, तो 1920। ठीक है, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता का सिद्धांत दिया था। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता का सिद्धांत दिया। किसने? मौलाना अबुल कलाम ने दिया वहादत ए दीन। सार्वभौमिक शांति इसका अर्थ है सार्वभौमिक शांति यानी सभी धर्मों में। ठीक है, पंथ एकता का सिद्धांत है इसका मीनिंग। ये सब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ। यदि बोले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ, इसका जन्म हुआ मक्का में। ठीक है, कहाँ हुआ? मक्का में जन्म हुआ। ठीक है, इसका जन्म मक्का में हुआ। अब देखिए ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष तथा सबसे अधिक लंबे कार्यकाल के अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे अधिक लंबे कार्यकाल के अध्यक्ष थे। ठीक है, वीर लखन नायक ये उड़ीसा से थे। वीर लखन नायक ये उड़ीसा से थे। ठीक है, वीर लखन नायक। ठीक है, और 1942 में QIM भारत छोड़ो आंदोलन चलाए इन्होंने। ठीक है, और बाद में इनको फांसी दे दी गई। और इनका कहना क्या था? इनको अफसोस ये था, ये बोल रहे थे कि मेरे को अफसोस इस बात का था कि मैं आज़ादी का सूरज नहीं देख पाया, उगता हुआ सूरज नहीं देख पाया। इनकी ये अफसोस थी मरते समय। जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, दोस्तों साथियों हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, रेडियो पर यह सूचना दी। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, जब महात्मा गांधी नहीं रहे थे उस समय पर, इन्होंने रेडियो पर ये संदेश दिया था कि दोस्तों साथियों हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन इलाहाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? इलाहाबाद में किया गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। पंडित जवाहरलाल ने क्या कहा था? कि भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये हैं इम्पोर्टेंट नोट्स तुम्हारे। जो SST पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम्हारा PYQ रह गया है। ठीक है, और ये हिस्ट्री भी हो गई। ठीक है, तो अब तुम, मुझे लग रहा है, पूरी तरह से तैयार हो अपने पेपर को पास करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वही PYQ लेकर के। तब तक अपना रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए थोड़ा। ठीक है, तो ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में PYQ के साथ। धन्यवाद।